Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक configuration of an element या एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सेटिंग को या अरेंजमेंट। इसको क्या कहा जाता है? अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन। और द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के एटम के अंदर जो शेल्स और सब शेल्स होता है, उनके अंदर उनकी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द arrangement of an electron in an orbit and orbital of an atom is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को या अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन रूल्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an element follows following rules and principles। ठीक है, रूल्स वगैरह को फॉलो करता है। इसमें पहला रूल है, फर्स्ट वन इज known as Aufbau principle। Aufbau principle क्या है? इसको पढ़ने से पहले एक चीज आपने याद रखनी है, Aufbau किसी बंदे के नाम तो नहीं है। ठीक है, Aufbau एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डअप। किसी चीज का बिल्ड होने को क्या कहा जाता है? Aufbau कहा जाता है। ठीक है, सो Aufbau मीन्स क्या? सिंपल कहे तो इट इज अ जर्मन वर्ड, मीन्स क्या है बच्चे? मीन्स बिल्डअप। ठीक है, इसको कहा जाता है Aufbau। अब Aufbau प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है? देखिए, हमारे पास कोई भी एटम हो, ठीक है, उसके अंदर शेल्स एंड सब शेल्स होता है या ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, और हमने ये बात पहले पढ़ी हुई है कि हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो ऑर्बिट या वो शेल जो न्यूक्लियस के करीब होगी,
उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो जो न्यूक्लियस से दूर जाती है उनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे अभाव प्रिंसिपल कहता है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो किसी भी ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के बुनियाद पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इन अदर वर्ड, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाला, इसी तरह से सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रॉन is distributed in an orbital according to their increasing order of energy, ठीक है। इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स an electron always enter lower energy orbital first, this principle is known as अफबाउ प्रिंसिपल, इसको हम क्या कहेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर लिखूं, यहाँ पे ऑर्डर लिखूं, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम की, ठीक है, वो क्या क्या है बेटा, फॉर एग्जाम्पल 1s होगा, 2s, ठीक है, इसके बाद 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 3p के बाद 4s के बाद 3d एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्डर देखें तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की होगी, ये ऑर्डर आएगा आपके पास 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से इसकी ऑर्डर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है, लेट सपोज वी हैव एन एटम लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो अब आपने इलेक्ट्रॉन को जब फिल करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो वो किस में जाएगा, 1s में जाएगा, 1s 1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, 1s 1। तो आपने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उस ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसके बाद फिर इससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर इसके बाद इससे आगे ज्यादा एनर्जी वाले में आपने लेके जाना है। अब इस अबाउ प्रिंसिपल के ना एक एक्सेप्शन भी है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ग्रुप 6b और ग्रुप फर्स्ट बी, ये दो ऐसे ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है, ये दोनों अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं क्रोमियम की, तो क्रोमियम हमारे पास ऐसे है जो अबाउ प्रिंसिपल को परफेक्टली फॉलो नहीं करता, इसी तरह से कॉपर है, ये परफेक्टली फॉलो नहीं करते। तो यहां पे हम इसको एक्सेप्शन के नाम से पढ़ेंगे, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। तो इसकी अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे बेटा, द एलिमेंट्स ऑफ सम ग्रुप, द एलिमेंट्स ऑफ some group
सच एज कौन सी है बेटा? सच एज ग्रुप 6B 6B, और दूसरा कौन सी है बेटा? फर्स्ट बी एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट बी element do not perfectly follows Aufbau principle to get स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये परफेक्टली अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते। हम अगर इसमें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसमें तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, ठीक है, मैं इन दोनों का लिखता हूं, क्रोमियम एंड कॉपर Cu आर एस फॉलो। इन दोनों को अगर हम लिखे तो सबसे पहले क्रोमियम का मैं लिख रहा हूं। आपको पता है कि देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होती है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल करें तो क्या होगा? 24 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना होगा? 4। ये कितने हो गए? 2 4 6 10 12 18 20 24, ठीक है। एक तो ये है अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि 4s जो है ना, ये जो 4s है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? डी में। तो ये हो जाएगा 3d5 4s1 3d5 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आप जरा देखिए 3d5 4s1, अगर आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को जरा गौर से देखें तो ये जो आपके पास है ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला क्या है? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाला करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पे वही बात फॉलो हो रही है ना। देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल देखें तो 4s में 2 और 3d में 4 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? 3d में पहले हाफ फिल्ड हो रहा है, फिर 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम कॉपर का लिखें Cu29 का अगर हम लिखें कॉपर का, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन अगर अबव प्रिंसिपल को वायलेट करें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब आप जरा देखें तो इस केस में भी ऊपर वाला क्या है? रॉन्ग है, नीचे वाला क्या है? करेक्ट है। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसकी रीजन क्या है बेटा? इनफैक्ट अगर हम इसकी रीजन लिखें तो इसका रीजन क्या होगा बेटा? रीजन होगा कि जो पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो है ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स क्या होता है? स्टेबल होता है। इसलिए ये जो दो एटम्स है या इसी के जो ग्रुप मेंबर्स है वो अबव प्रिंसिपल को क्या करता है? वायलेट करता है, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा इनफैक्ट partially and completely filled
ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो दे सो यहां पे मैं लिखता हूं क्रोमियम एंड कॉपर वायलेट अफबाउ प्रिंसिपल, ये इसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखिए, पहला रूल है, फर्स्ट रूल, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन हमेशा उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी एक्सेप्शंस को भी डिस्कस किया। इसके बाद दूसरा जो रूल है, सेकंड रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ये सेकंड रूल है, दैट इज नोन एज N+L रूल। इसको N+L रूल भी बोलते हैं, या इसका एक और स्पेशल नेम है बेटा, मेडिलंग मेडिलंग मेडिलंग्स रूल, ठीक है, मेडिलंग्स रूल। अच्छा, N+L रूल या मेडिलंग रूल्स क्या है, इसका एक और नाम भी कुछ किताबों में लिखी हुई है, वेस्टरसर रूल्स भी कहते हैं इसको, मेडिलंग भी कहते हैं और N+L रूल भी कहते हैं। इस रूल के मुताबिक क्या है बेटा, कि हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है, जिसकी मतलब उस ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करते जाएंगे जिसकी N+L की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर N+L की वैल्यू 1 है तो पहले उसमें जाएगा, फिर 2 वाले में जाएगा, फिर 3 वाले में, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। मतलब N+L की वैल्यू के इंक्रीज के हिसाब से हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, an electron is distributed in an orbit and orbital of an atom according to increasing order of their N+L वैल्यू। N+L वैल्यू के इंक्रीज के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को उन ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको जरा यहाँ पे बता दूं कि N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे वेयर, मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ, वेयर N क्या चीज है बच्चे, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये दो आपके पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं जरा टेबल बनाता हूं ताकि आपको ये फिर क्लियर हो जाए। इसकी मैं टेबल अब यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें होगा सबसे पहले N की वैल्यू, फिर L की वैल्यू, फिर N+L की वैल्यू क्या होगी, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। चले मैं इसको ऐसा करके बना लेता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है और L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमने सारा क्वांटम नंबर डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा है, अब आप जरा देखिए, सबसे पहले अगर N की वैल्यू क्या हो, N की वैल्यू 1 हो तो L की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। N+L मतलब आप यहां पर इन दोनों को प्लस करें, 1 + 0 = 1 आएगा, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1 और 0 फॉर S, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s,
इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी 1s की होगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 हो तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, और ये वाला 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3। अब अगर कंफिगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, 2s एंड 1 फॉर p, तो 2p आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा तो सही दोबारा से इसको देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे इसको मैंने डिटेल में समझाया है कि n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सारा डिटेल में किया हुआ है। अच्छा जी, सिमिलरली अगर हमारे पास n की वैल्यू हो 3, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, 1 एंड 2। 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन 3, और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसके मुताबिक क्या आ जाएगा, 3s, 3s, फिर 3p और 3 2 फॉर d, तो 3d। ठीक है, 3d आएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर n की वैल्यू हो 4 तो यहां पे क्या आएगा बेटा, 0, 1, 2 एंड 3 इसकी वैल्यू होगी। यहां पे क्या होगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, यहां पे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4 plus 2 is equals to 6 and 4 plus 3 is equals to 7। ठीक है, यहां तक मैं रखता हूं, और भी आगे जा सकता है। यहां पे क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, इसके बाद फिर 4p हो जाएगा, फिर 4d, फिर 4f। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक। अब आप जरा गौर से इन पॉइंट को जरा नोट करें तो यहाँ पे तो कुछ चीजें आपको समझ आ रही है। आप जरा यहाँ पे देखिए, मैंने यही लिखा हुआ है ना, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3p, 4s। हाँ, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज डिफरेंट आ रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, मतलब पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 3p के बाद देखो, 3p के बाद आपने किस में जाना है, 3p के बाद यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे ये देखनी है कि 3d और 4s, तो 4s और 3d में n प्लस l की वैल्यू किसकी छोटी है, इसकी है ना, 4s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ अभी इसमें क्या क्या हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे नोट की शक्ल में लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसको नोट की शक्ल में लिखें तो कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात यह है बेटा कि देखिए, अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है, n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है, आप जरा गौर से देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला, इसमें जरा देखिए तो n प्लस l की वैल्यू दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को किसमें फिल करें, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रीजन है, सुनो बेटा, कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही हो तो आपने इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम हो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी हो, उसमें आपने फिल करना है। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिए, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है ना, 2p आ रहा है, इस केस में 3 है तो 3s आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 2p में जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट में लिखने लगा बेटा, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैज सेम n plus l value, then the electron is placed in the orbital having, क्या होगा बेटा, having low value of n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसकी लो वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो n प्लस l रूल है ये वेरीफाई करता है किसको, आभाव प्रिंसिपल को। कैसे, जिसकी n प्लस l की वैल्यू छोटी होगी,
ठीक है, उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n प्लस l की वैल्यू बड़ी होगी उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, इस पॉइंट को भी मेंशन करते हैं बेटा। क्या है कि n प्लस l वैल्यू, n प्लस l रूल कैन बी वेरीफाइड of Bow principle because the orbital having low n plus l value have low energy, and the orbital having high n plus l value have high energy। ये दो पॉइंट्स है जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, ठीक है। ये था बेटा n प्लस l रूल या मेडलॉन्स रूल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं बेटा। अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे 3d और 4s, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमने हमेशा 4s में पहले इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, फिर 3d में करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ यू कैन से दैट 4s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन 3d। अगर आपसे पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, क्या सवाल है बेटा कि हाउ यू कैन से दैट, इस सवाल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, इस साइड पे, कि मैं इसको आंसर को डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। वैसे क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों 4s की एनर्जी जो है, आप कैसे कह सकते हैं कि 4s की एनर्जी जो है 3d से कम है। तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि 4s के लिए n प्लस l की वैल्यू 4 है, जबकि 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू 5 है। तो यहां से क्लियर हो गया कि 4s की एनर्जी 3d से क्या होती है, कम होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4s have low energy than 3d because 4s has low n plus l value than 3d। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। बाकी इसमें जो वायलेशन कर रहा था क्रोमियम और कॉपर या ग्रुप 6b और फर्स्ट बी, वो मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी की वजह से करता है। अदरवाइज बाकी तमाम एलिमेंट्स इसी तरह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अच्छा जी, तो आई होप सो आप तमाम बच्चों को ये समझ आ गए होंगे। इसमें हमने दो पढ़ा है, एक तो अबव प्रिंसिपल और दूसरा हमने इसमें n प्लस l रूल पढ़ा है। इसके बाद अगला हमारे पास दो रूल्स और है, एक हंस रूल है और दूसरा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दो रूल्स के साथ फिर कुछ नोट्स के शक्ल में मैं पॉइंट्स बनाता हूँ आपको, जिसमें ऑर्बिटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम जो है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है और साथ में शेल्स के अंदर कितने हो सकता है। इसके बाद फिर हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप जरूर जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में और इंशाल्लाह आपको वहां पे आंसर मिल जाएगी। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।